नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज फिर उसी कारण से विलंब हुआ जिस कारण से कई दिनों तक मैं आपके बीच यानी किस्सागोई परिवार के बीच नहीं आया था। इसके पहले कि मैं आज के वाकये के बारे में आप लोगों को बताऊं, कल बहुत दिन बाद एक एपिसोड किया और एपिसोड बगल के जनपद अयोध्या का था। तो उसमें तमाम लोगों ने एक ही तरह की क्वेरी की है। सामान्य रूप से क्वेरी का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में या मेल में ही भेज देता हूं, लेकिन चूंकि क्वेरी करने वालों की संख्या 8 है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट न रहे। इसलिए मैं इस सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूं। कल की घटना के इतर 4-5 लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए भी पूछा। एक सज्जन ने यह पूछा कि आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्या संबंध है। शायद वो पुराने एपिसोड्स उन्होंने मिस किए होंगे। मैं बता दूं कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको यूपीडा कहते हैं, UPEIDA, नेट पर जाकर गूगल पे जाकर इसकी बड़ी साइट है, उस पर आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बनाने, उसकी सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, टोल कलेक्शन, इन सब के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। पहला जो इसका एक्सप्रेसवे था वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था, जो 7 साल पहले बन गया था। उसके बाद 2 एक्सप्रेसवेज एक साथ बनना शुरू हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन जब हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसके काफ़ी पहले मैंने यूपीडा ज्वाइन कर ली थी। ये करीब 340 किलोमीटर लंबी लखनऊ से गाजीपुर तक गई है। गाजीपुर क्या, बिहार की सीमा तक। बक्सर उस तरफ है और गंगा के इस पार जहाँ पर ये जाकर मिलती है। तीसरी थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो इटावा के कुदरैल से शुरू होकर, या दूसरी तरफ से कहें चित्रकूट से शुरू होकर इटावा के कुदरैल तक आती है। करीब 298 किलोमीटर है। 16 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हमारे कई सुधी श्रोताओं ने ये पूछा कि ये धंस गई, ये टूट गई, ये बह गई, या ऐसी क्या बात हुई। इसके बारे में इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि न ये टूटी, न ये धंसी, न ये बही, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मेन कैरेजवे होता है, जिससे लोगों का आना जाना होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो आई कि साहब ये देखिए धंस गई। देखिए, बनने के बाद एक तो 36 महीने में जो इसका टाइम था, उससे काफ़ी पहले 28 महीने में ही ये तैयार हो गई। बुंदेलखंड की मिट्टी बहुत डिफरेंट है। सूखने पर वो फट जाती है, लोहे की तरह हो जाती है, और पानी पाते ही वो बहुत गीली सी हो जाती है। और काफ़ी लंबा स्ट्रेच ब्लैक कॉटन सॉइल का भी है, उसकी भी यही सिचुएशन है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। तो जो वीडियो आई उसमें ये था कि किनारे की तरफ, जहाँ पर मिट्टी, सब ये एलिवेटेड रोड है, किनारे की तरफ जो ताजी मिट्टी पड़ी थी 2 महीने 3 महीने पहले, उस मिट्टी के लिए ये पहली बरसात थी। मिट्टी की क्वालिटी भी आपको मैंने बताया। वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी बारिश की वजह से, केवल बारिश के पानी से वो मिट्टी वहाँ से कट गई। 1 इंच या 1.5 इंच होगी, 2 इंच होगी मैक्सिमम। उसका मेन कैरेजवे से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जो बार, सिक्योरिटी के लिए बार लगाए जाते हैं, उनको MBC भी कहते हैं, मेटल बार, क्रॉस बार।
स्टील के होते हैं, सभी एक्सप्रेसवेज या नेशनल हाईवेज पे लगे होते हैं। उसका जो उसको जहाँ गाड़ा जाता है, उसका जो खंभा जहाँ गाड़ा जाता है, सड़क का पानी वहाँ से जब वो बाहर सड़क के बाहर, अच्छा मिट्टी कटने का कारण बरसात में ये है कि उसमें बरसात में घास लगाई जाती है ऑल अलोंग द एक्सप्रेसवे। वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे लग चुकी है क्योंकि वो 3-4 बरसात उसमें वो झेल चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी वो लग चुकी है क्योंकि वो भी बरसात देख चुकी है। ये इस एक्सप्रेसवे की पहली बरसात थी। और घास गर्मी में कभी नहीं उगती, बरसात में ही लगाने का प्राविधान है। पहली बरसात, पहले दिन जिस दिन बरसात हुई उस दिन घास लगाना 300 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में कतई संभव नहीं है। इस समय लग रही है और अगले 1-1.5 महीने में घास लगने का काम पूरा हो जाएगा। अगली बरसात जब कभी भी होगी मिट्टी नहीं कटेगी। वैसे भी नया बांध, नई मिट्टी, नया सड़क, इवन नया मकान कच्चा जो लोग बनाते हैं, पहली बरसात में मिट्टी का क्षरण कहीं न कहीं से पानी की वजह से होता है। धीरे धीरे वो सेटल करती है और फिर बाद के दिनों में बरसात का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। तो उस एमबीसीबी के उस खंभे के बगल से उस मिट्टी का जाना और फिर उस जो पानी निकलने का रास्ता होता है मेन कैरेजवे से, उससे पानी का निकलना, इसकी वजह से उस जगह पर और वहाँ पूरे बुंदेलखंड में भारी गाड़ियों का चलन है। खनिज उत्पाद सब जगह हैं। 30-30, 40-40 टन गिट्टी, मिट्टी, बालू, मोरंग, ये उस तरफ से, चित्रकूट की तरफ से इधर आगरा की तरफ ले जाए जाते हैं, आगरा या लखनऊ की तरफ। तो उससे वो जो तारकोल है, जो बिटवीन है, वो उससे दब गई। कार्यदायी संस्था जिसने बनाया था उसने ये सोचा कि एक जगह दबी है, अगर इसमें 2 लीटर पानी भी गया होगा तो हो सकता है वो आगे भी कहीं पर दब जाए। उन्होंने फौरन उसको तुरंत जेसीबी से एक सामान आयताकार में उसे तुरंत खोद दिया। खोदने के बाद उसमें पहले सीमेंट की, जिसको पीसीसी कहते हैं, सीमेंट की एक परत डाल दी गई और हॉट मिक्स प्लांट को लाके खड़ा किया गया कि इसमें तारकोल गिट्टी में मिला के अभी पुअर कर देंगे। इसी बीच बरसात हो गई। बरसात में बिटवीन यानी डामर जिसे कहते हैं, तारकोल जिसे कहते हैं, वो उसका और पानी की दुश्मनी है। तारकोल की सड़कों पर चलने वाले लोग जानते हैं कि अगर तारकोल की सड़क पर कहीं पानी लग जाए तो वो सड़क खराब कर देता है, पानी खराब कर देती है। वो इस तरह की बात थी। इसके अलावा जहाँ थोड़ी सी मिट्टी कटी, एक फोटो लोगों ने खींची कि ये साहब देखिए दरक गया, ये खिसक गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन राजनीति है, विरोधी दलों को, विरोधियों को हर काम को क्रिटिसाइज करने उनका अधिकार भी है और वो करते भी हैं, और उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इस तरह की बातें, अब वो बातें आना बंद हो गई। सड़क अच्छी तरह से चल रही है, बस उसकी छोटी छोटी मेन कैरेज वे तो चल गई, छोटी छोटी और उसमें जैसे टोल प्लाजा की सुविधाएं अभी नहीं हो पाई, रैम प्लाजा की सुविधाएं सब बन रही हैं और अगले 2 महीने में सब कंप्लीट हो जाएंगी। जो सर्विस रोड्स हैं वो कहीं कहीं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज़, कोई डैमेज हुआ, कोई बड़ा नुकसान हुआ, कोई क्वालिटी का नुकसान हुआ। और देश में क्वालिटी कंट्रोल की जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की संस्था है राइट्स, उसको इंगेज किया है यूपीडा ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और उसने एक एक मीटर सड़क की जांच करके उसकी रिपोर्ट दी है। इसलिए आप इन्होंने पूछा था, श्री शकुंतला अहीरवार ने, हमारी किस्सा कोई परिवार के सदस्य हैं, पुरानी सदस्य हैं, बुंदेलखंड के बारे में तमाम चीज़ें छप रही। बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि धंस गई, टूट गई। कहीं नहीं धंसी, नंबर 1, कहीं नहीं टूटी, नंबर 2, जो मेन कैरेजवे है उसका उद्घाटन हुआ, वो चल पड़ी। उसके तमाम अवयव होते हैं, तमाम टोल प्लाजा के, रैम प्लाजा के, सर्विस रोड के बाहर उसका जो क्षेत्र है उसमें कटीले तार लगाए जाते हैं, वो उसमें लगने वाले पोल के, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें
जिसके रिपेयर या जिसको करने में वाहन आड़े नहीं आते, जनता की सुविधा के लिए, जनता के आवागमन के लिए इसे खोल दिया गया। बाकी सब काम जो थोड़े थोड़े हैं वो चल रहे हैं। अब आइए कल की घटना पर। MOE इन्होंने कहा कि साहब ये क्या आप बकवास कर रहे हैं, फोटो तो मिले होंगे। जी हाँ, फोटो मिले हैं। मृतका शिक्षिका के मोबाइल में मिले हैं। दरअसल वो मारने के बाद भी मोबाइल की ही तलाश कर रहा था, लेकिन मोबाइल उसे नहीं मिला। मोबाइल उसने अपने बैग में रखा था मृतका ने। जब वो मिला तो उसमें फिंगर लॉक, जो फिंगरप्रिंट का लॉक, वो लगा हुआ था। पुलिस ने मुश्किल से उसके लॉक को तोड़वाया और वो फोटोग्राफ उसमें मिल गई। अगला नीरज मिश्रा साहब ये कहते हैं कि साहब हमें तो विवेचना में गड़बड़ी लगती है, रिश्तों में कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, विवेचना जिस तरह से हुई और अभियुक्त पहचाना गया, पकड़ा गया, एविडेंस के लिहाज से CCTV की वो टी-शर्ट, बरामद की हुई टी-शर्ट में ब्लड स्टेन्स का जो सैंपल, मौके पर ब्लड, जिसको कहते हैं खून आलूदा मिट्टी के सैंपल, सील बंद करके आईओ रखता है, मौके से किसी डिब्बी में करके उसे सील कर देता है। अगर फर्श है तो फर्श को तोड़ दिया जाता है, उसे छेनी हथौड़ी से काट लेते हैं, और जहां उसमें खून है तो उनका मैच हुआ, यानी उसका ब्लड उसके शरीर में लगा हुआ था। आदमी वही था, जो टाइमिंग थी उसके आने और जाने की, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं 100% सटीक बैठ रही थी। सामान 27 एविडेंस एक्ट की जो रिकवरी होती है, वो अभियुक्त की निशानदेही पर, उसके बताने पर, उसके बताए हुए स्थान पर वो सारा सामान जो उसके घर से गया था, लूटा गया था, और आला कत्ल वो बरामद हुआ। ये चौथा साक्ष्य है। साक्ष्य भी ऐसा कि फॉरेंसिक है, अकाट्य है। इसलिए विवेचना में किसी गड़बड़ी का कोई मतलब नहीं है। इनमें से कोई भी चीज पुलिस प्लांट नहीं कर सकती। आला कत्ल नहीं कर सकती, आला कत्ल का ब्लड स्टेन नहीं कर सकती। जो टी-शर्ट है उसको पुलिस कहाँ से पाएगी? टी-शर्ट में ब्लड स्टेन्स, वो भी महीने भर बाद, मृतका के पुलिस कहाँ से पाएगी? तो ये सारे CDR की लोकेशन, 22 मिनट के भीतर ही सारे कांड का हो जाना, ये सब ऐसे एविडेंस हैं, अकाट एविडेंस हैं कि ट्रायल में इन सब का फायदा प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। अभिषेक कुमार K2, इन्होंने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही है। इन्होंने कहा है कि सर आप जिंदा हो, मैं तो काफी दिन से इंतजार कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था। अरे भाई, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, जिंदा हूँ और जिंदा रहना भी चाहिए, सभी को रहना चाहिए। किस्सा कोई परिवार के सभी सदस्यों को अपनी पूरी लाइफ मौज में, मस्ती में, स्वस्थ होकर, मस्त होकर, व्यस्त होकर जीना चाहिए, और मैं भी यही कर रहा हूं। जेने डिसूजा कहते हैं कि हो सकता है लड़के की बुरी नजर लड़की पर हो। देखिए, बुरी नजर अगर होती और अन्यथा कोई दूसरा प्रयास करने का कारण होता, तो उसे पता था कि पति और पिता दोनों निकल के गए हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, और वो आए भी। चूंकि वो उसी मोहल्ले में रहता था, सबके बारे में जानता था, कौन कौन घर में रहता है ये भी जानता था। उसे ये शंका नहीं थी, क्योंकि वो 3 दिन से रैकी भी कर रहा था कि ये अकेली है तो ये घंटों अकेली रहेगी। उसने उसी 22 मिनट में सब काम कर लिया और इन लोगों के आने के पहले वहां से फरार हो गया। आप माइंडसेट को समझिए। बलात्कार करने के लिए
घर से खींच के ले गया होता, रास्ते में उतार लिया होता, अपने घर में कमरे में ले गया होता, वहाँ डेड बॉडी मिली होती। ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन दिन में जिस समय वो घर में हो, घर में उसकी माँ और उसके पति मौजूद हों, ऐसे में ये सोचना भी, हमें नहीं लगता किसी भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी इतना रिस्क लेगा जिसमें उसको पता है कि उसे सजा हो सकती है। श्री पद्माकर अंबालकर साहब ये कहते हैं, उनका भी यही कहना है कि हो सकता है रेप न कर पाने के कारण उसने हत्या कर दी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बताया और वो बता रहा है जो फोटोग्राफ मिली है उसकी, और उसके यहाँ आने जाने की पुष्टि उसके पति और उसकी माँ और पिता दोनों ने की है। करण मेहता जी ने, और हमारे किस्सा कोई परिवार के सदस्य हैं, वो ये कहते हैं कि कृपया झूठ न फैलाएं, लड़के को माइनर न बताएं। देखिए, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेशन जब खत्म होने की ओर थी, जब मैं बता रहा था, तभी बता दिया था कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में इसकी उम्र 17 वर्ष कुछ महीने है, और चूंकि 12वीं का छात्र है, 2 साल पहले का सर्टिफिकेट है। पिछले 5-6 सालों में डिजिटलाइजेशन सब चीज़ों का हुआ, और ख़ासकर कोरोना काल में जो कुछ कमी बेसी थी उसको पूरा कर लिया गया। आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटलाइज्ड मिलता है। आप जाइए, अप्लाई करिए, अपलोड करिए पेपर्स, और वो प्रमाण पत्र आपको एक क्लिक पर साइन किया हुआ प्रिंट आप करा के अपने पास रख लीजिए। अब इसी तरह से सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स अलग अलग बोर्डों की, किसी भी बोर्ड की हो, वो सब साइट पर आप जाइए, रोल नंबर डालिए, आपको मिल जाएंगे। पुलिस ने इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया कि ऐसा न हो ये फर्जी सर्टिफिकेट हो, लेकिन साइट से वो सर्टिफिकेट है। पुलिस के पास 2 ही तरीके हैं, एक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के, दूसरा जो सर्टिफिकेट है उसको मान लेने के। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कोई बात पुलिस ने कराया है उसकी एज का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि देखने में वो बालिग लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हट्टा कट्टा है, साफ साफ लगता है कि 20 वर्ष का होगा, लेकिन हमारे पास कोई और तरीका ऐसा नहीं है। माँ बाप कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि माइनर होने में ही उनका फायदा है। 3 साल की सजा है, इसलिए वो कभी नहीं बताएंगे। तो पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। उसको कंटेस्ट किया जा सकता है, अगर जो वादी मुकदमा हैं, जो मृतका के घर वाले हैं, वो उसका कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल से कोई सर्टिफिकेट, अस्पताल में उनकी जन्म का कोई रिकॉर्ड अगर ले आते हैं, तो ये कंटेस्ट कोर्ट में किया जा सकता है कि साहब ये माइनर नहीं है, मेजर है। लेकिन ये बात आपको ध्यान नहीं है, निर्भया के केस में एक माइनर के लिए 7 साल मुकदमा चला, हर लेवल पे चला कि साहब ये माइनर नहीं है, मेजर है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। श्री भूषण खातियान कहते हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, फोटो तो मिलते, प्रभु मैंने बताया कि फोटो मिले, विवेचना में आएंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन सबसे जो संदेह की स्थिति है मैंने आज भी कंफर्म किया, और जिस तरह से नानुकर अयोध्या की पुलिस कर रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि फीटस का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया, जानबूझकर नहीं लिया गया, या लापरवाही वश नहीं लिया गया, या जानबूझ के आईओ ने ये डिमांड नहीं की। अगर फीटस का सैंपल लिया जाता डीएनए के लिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अगर वो बच्चे का डीएनए उससे मैच करता है, अभियुक्त का डीएनए मैच करता है, तो ये सारी बातें कि साहब रेप करने की कोशिश की होगी, ये किया होगा, वो किया होगा, ये सब झूठ हो जाती है। हो सकता है इसको मैनेज किया गया हो, मैं कतई नहीं कह सकता कि मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि वो नहीं ही लिया गया, लेकिन लोग बताने से कतराते रहे।
आईओ भी और वरिष्ठ अधिकारी भी। पूछ के बताता हूँ, देख के बताता हूँ, अभी देखता हूँ, सीएमओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र तो नहीं है लेकिन मैं देखता हूँ, इस तरह की बातें बताई गई। लिहाजा ये आवश्यक था कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल की घटना के संबंध में इस तरह की टिप्पणियां आई हैं। अब आज का वाकया है जनपद अलीगढ़ का और हालिया घटना है 26 जुलाई 2022 की। एक यंग लड़का सौरभ अचानक दोपहर बाद थाना गांधी पार्क, अलीगढ़ में शहर का थाना है, वहां भागता हुआ आया। इंस्पेक्टर थाने पर मौजूद थे। उसने संतरी को, थाने में जो मुंशी और हेड कांस्टेबल बैठते हैं, उनको चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैंने अपने माँ बाप को मार डाला, और तुरंत मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर को भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसको गाड़ी में बिठाया, सारी फोर्स ली और मौके पर घर पर पहुंचे। घर उनका विकास नगर गली नंबर 1 में एसजेडी स्कूल के पीछे था। वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी जिनके सिर बुरी तरह से कुचले हुए थे। एक थी सेवानिवृत्त एडीओ पंचायत श्री ओम प्रकाश की, जिनकी उम्र 62 साल, और उनकी पत्नी सोमवती, जिनकी उम्र 57 साल। पुलिस वहां घटनास्थल को देख रही थी और सौरभ से पूछताछ कर रही थी। तभी भागते भागते सौरभ के भाई और भाभी आए और उन्होंने बताया कि इसने हमारी बेटी को भी मार डाला है। हम उसे लेकर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन हॉस्पिटल, ये जो एएमयू का हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम गए थे। थोड़ी देर सांस चलती रही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 3 वर्ष की उनकी बेटी थी, फाल्गुनी उर्फ शिवा। पुलिस भागकर हॉस्पिटल गई, शव को कब्जे में किया। तीनों शवों का पंचायतनामा भरा गया। तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछताछ शुरू हुई। सौरभ ने बताया कि हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई रामेश्वर। मेरे पिता श्री ओम प्रकाश 2019 में एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उनको जीपीएफ, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह के तमाम काफ़ी पैसा मिला। पैसे में उन्होंने मेरे बड़े भाई रामेश्वर को एक जिम खुलवा दिया। जो भी पैसा उन्होंने मांगा उन्हें दे दिया और एक जिम खुलवा दिया। काफ़ी पैसा लगने के बाद भी जिम चला नहीं, पैसा डूब गया। हम बार बार अपने पिता से ये कहते रहे, माँ से ये कहते रहे कि हमारा हिस्सा अलग कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये डर था कि जिस तरह से एक बड़ी रकम उन्होंने बड़े भाई को दे दी थी, उसी तरह ऐसा न हो कि वो अपने जो ज़मीन जायदाद या मकान है वो बड़े भाई के नाम कर दें, क्योंकि वो हमेशा रामेश्वर, उनकी पत्नी, दोनों का पक्ष लिया करते थे। बार बार दबाव बनाने के बाद भी उनके पिता ने कहा कि हम अभी बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन पैसा जो कुछ उनके पास था उनका, ये मेरा कमाया हुआ है, हमारी मर्जी, हम जिसको चाहें उसको दें। मिलने वाली पेंशन और जो उनके पास पैसा था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा धीरे धीरे करके रामेश्वर, उनकी पत्नी और छोटी बच्ची फाल्गुनी और शिवा को मिलती रही। जब जब सौरभ को ये पता लगता था, वो किलसता था, चिल्लाता था, झगड़ा करता था। लेकिन उस तरफ 4 लोग थे, माँ, बाप, भाई और भाभी।
ये अकेला था और कभी कभी माँ बाप की तरफ से बोलते हुए भाई और भाभी उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करते थे। वो यही कहता था कि आप अपने जीते जी इसका बंटवारा कर दीजिए। थक हार कर माँ बाप ने एक कच्चा बंटवारा कर दिया जिसमें पूरा मकान और प्रॉपर्टी का वो हिस्सा जो यूजफुल था वो बड़े बेटे को लिखने की बात कर दी। छोटे बेटे ने इसका विरोध किया। उसने कहा दोनों आपकी संतानें हैं, बराबर बराबर बांटिए। पिता का यह कहना था कि इन दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, यही दोनों मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे बेटे और मेरे बहू यही दोनों मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए इनका हक बनता है और मेरा ये फर्ज बनता है कि इनको इनके हिसाब से, इन शादी भी हो गई, बच्ची भी है, कल को बच्ची की शादी होनी होगी। इसी बात को लेकर बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहा। धीरे धीरे चारों लोगों ने मिलकर उसको ओवर पावर कर दिया, यानी अब वो बात कहने की स्थिति में भी नहीं रह गया था और मन ही मन जो उसका गुस्सा पनप रहा था, एक दिन उसने डिसाइड किया कि ये सारे कारक, मेरे मानसिक तनाव के सारे फैक्टर, इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। हथौड़ा लेकर भीतर घुसा कमरे में। सबसे पहले पिता के सिर पर प्रहार किया। वो हिलडुल भी नहीं पाए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। फिर माँ के सर पर प्रहार किया, वो भी हिलडुल नहीं पाई, बिस्तर पर ठीक उसी तरह जैसे थीं वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच बड़े भाई की बेटी फाल्गुनी शिवा खेलते खेलते वहां आ गई। देख कर रोने लगी। इसने वहीं तख्त के नीचे रखे हुए एक ईंट से उसके सिर पर कई बार किए। वो चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाते ही ये वहां से भाग गया। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने बाहर देखा कि उनके माँ बाप मरे हुए हैं और बच्ची अभी इसमें होश में है। ये दोनों हाथ में लेकर सीधे जे.एन. मेडिकल कॉलेज भागे। वहां ले जाने पर करीब 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रिपल मर्डर था, हालांकि पारिवारिक था, कोई इसमें तकनीकी बात नहीं थी। स्वयं थाने पर आकर उसने बताया था कि हमने मारा है। आला कत्ल, वो हथौड़ा और वो पत्थर मिल गया था। पुलिस ने 302, 201 का मुकदमा लिखा और उन सौरभ को जेल भेज दिया। आज की घटना एक अति सामान्य घटना है। लगभग हर रोज कहीं न कहीं इस तरह की घटना घटती है। मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं बार बार, जो मोटिव होता है मर्डर का, वो जानने के लिए पुलिस जहाँ से शुरू करती है वो 3 ही कारण होते हैं: जर, जोरू और जमीन, पैसा, लड़की और संपत्ति। पुलिस हमेशा, जब भी उसको ये पता नहीं हो पाता कि क्यों ऐसा हुआ है, वो इन्हीं तीनों में उसका कारण ढूंढती है और 90% केसेस में पुलिस सक्सेसफुल भी हो जाती है। इसमें भी यही हुआ। जर, जोरू, जमीन में जर और जमीन, 3 में से 2 कारण ऐसे थे जिसने सौरभ को का दिमाग बिल्कुल, जिसको सोचने की शक्ति खत्म कर दी और उसने अपने माता पिता और एक छोटी 3 साल की भतीजी की हत्या कर दी। उसने ये भी बताया कि इन दोनों को मारने के बाद अगर वो बच्ची ना आई होती तो मैं भाभी और भैया को भी हथौड़े से ही मार डालता।
और फिर सारी संपत्ति जो मेरे पिताजी बड़े भाई को देना चाहते थे वो मेरे नाम आ जाती। अब सवाल इसका है कि इसमें गलती किसकी है, सौरभ की या उसके माँ बाप की। मेरे हिसाब से किसी बाप को अपने बच्चों को दो आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये सही है कि किसी की सभी औलादें बराबर नहीं होती, अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं, विद्रोही होती हैं, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। पांचों कभी बराबर नहीं होती, लेकिन माँ बाप को पांचों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। ओम प्रकाश की गलती थी कि उसने अपने दो बच्चों में एक को कमजोर माना, या ये कह लीजिए कि वो उसके काम का नहीं रहा, और उसको संपत्ति में वो हिस्सा जो उसका जायज़ हिस्सा है वो नहीं दिया। इसलिए गलती ओम प्रकाश की है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी माँ बाप के सामने एक समस्या आती है। अगर उनकी एक से अधिक औलादें हैं, वो अपना भविष्य उनमें किसी एक में तलाशने लगते हैं कि इनमें से कौन है जो आगे चलकर मेरी सेवा शुश्रूषा या मेरी देखभाल कर सकता है या करेगा। उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है। और कभी कभी ऐसे बच्चे, जैसे रामेश्वर उनकी पत्नी थी, जब उनको लगता है कि अब इनका झुकाव हो गया है तो उसको कैश कराने लगते हैं, चोरी चोरी, कि हमें ये ज़रूरत है, हमें वो ज़रूरत है। माँ बाप को ये लगता है कि इनकी ज़रूरत पूरी कर दी जाए, वरना हमारी देखभाल कौन करेगा। सभी बुज़ुर्गों के सामने ये बात आती है, सभी ऐसे लोगों के सामने जो जिनकी उम्र बढ़ रही है और उनके एक से अधिक औलादें हैं, ये बात उनके सामने आती ज़रूर है। लेकिन बच्चे तो दोनों राजकुमार के ही थे, अच्छे बुरे तो बाद में हुए। तो कैसे आप उनमें दो आंखें कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए था, गलत किया। दूसरा, अपने जीते जी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ तमाम क्राइम की घटनाओं में, अपने जीते जी अगर आपको संशय है तो अपने जीते जी कभी बंटवारा मत करिए। कभी का मतलब कभी। आप बंटवारा करेंगे, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पास सब कुछ रहेगा तो सब इसी आशा में बने रहेंगे कि जब कभी ये जाएंगे सब मेरा ही होगा। चाहे बहुएं हों, चाहे बेटे हों, चाहे बेटे के बच्चे हों, सब सेवा करने में लगे रहेंगे। अगर आपने किसी के कहने पे जरा सा भी दाएं बाएं किया, हिस्सा बांट किया, बंटवारा किया, तो फिर आपको रोना ही होगा, हर हाल में रोना होगा, जैसा ऐसे इस केस में हुआ है। कतई बंटवारा मत करें, जब तक जिए शौक से जिए। आपके बाद तो उन्हीं का होगा, आप पर यह आरोप भी नहीं लगेगा आपने इसको कम दिया, इसको ज़्यादा दिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। वो तो राजस्व अधिकारी बराबर बराबर बांट देंगे। विरासत में, खाते में जो कुछ है वो 50-50 बांट दिया जाएगा अचल संपत्ति में। इसलिए इस चक्कर में कभी न रहें। दूसरी गलती ओम प्रकाश जी ने की कि बड़े बेटे को जिम खुलवा दिया। उतना पैसा छोटे को दे दिया हो। मान लिया नालायक था, जुआ खेल जाता, शराब पी जाता, कुछ दूसरे गलत कामों में लगा लेता, ये उसका प्रारब्ध है, ये उसका भाग्य है, ये उसकी चाल चलन है। आपने दो आंख क्यों की? दोनों ही आपके बच्चे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही बात होती है नौकरी से रिटायर होने के बाद, जब लोग घर पहुंचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मामले हुए कोरोना काल में। मैं बरेली में था। माइग्रेटरी लेबर्स सारे बड़े शहरों से
भाग भाग के अपने अपने गाँव में आना शुरू हुए। पैदल आए, कुछ साइकिल से आए, पैरों में छाले पड़ गए। डर की वजह से, डर के माहौल में घर पहुंचे। घर में छोटे भाइयों ने, चचेरे भाइयों ने घुसने नहीं दिया। वो पत्नी बच्चों के साथ दरवाजे पे खड़े रहे। उन्होंने कहा, भाई हम कैसे तुमको घुसने दें? 10 साल से तो कभी नहीं आए, खेती बाड़ी में एक नया पैसा नहीं लगाया। वो कहता, भाई इससे क्या होता है, हक तो हमारा है, हिस्सेदार हम आधे के हैं। बोले, अदालत से ले लेना, हम आपको नहीं देंगे। और एक नहीं, सैकड़ों विवाद चारों जिलों में आए ऐसे। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सभी एसडीएम्स को बताना पड़ा कि सारे लेखपालों को, सभी राजस्व अधिकारियों को ये बताया जाए कि गांव-गांव में जाकर अगर ऐसे विवाद हों तो उनको हल कराएं। प्रधान की मध्यस्थता में दोनों पक्षों को बिठाएं और कम से कम उन्हें अपने घर में तो जाने दें, हिस्सा बांट बाद में होता रहेगा। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बच्चे आपके सपूत हैं तो आपको न धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है, न धन के बंटवारे करने की ज़रूरत है, न प्रॉपर्टी के बंटवारे करने की, क्योंकि वो सपूत हैं, वो अपना स्वयं कर लेंगे, वो आपके भरोसे नहीं हैं। कमाएंगे, खाएंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। इसलिए अगर पूत सपूत तो धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है। आप बेच दीजिए, आप भी उस ऐश करिए, बच्चों को भी बांट दीजिए, किसी को शिकायत नहीं होगी। और पूत कपूत, अगर बेटा कपूत है, कुपुत्र है, तो तब भी आपको धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गाढ़ी मेहनत से ज़मीन खरीद कर, पैसा बचाकर, व्यापार से जेवर लाकर, लॉकर में पैसा रखकर, वो सब आपका कुपुत्र यानी कपूत उड़ा देगा, फूंक देगा, ताप देगा, खर्च कर देगा। इसलिए ये लोकोक्तियों में है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।